हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिया याओ गुस्से में येचेन के रूम तक पहुंच चुकी थी और येचेन ने भी डोर ओपन कर दिया था। लेकिन डोर खुलते ही सीन कुछ और ही हो जाता है। जिया याओ जो लड़ने आई थी, वो अचानक येचेन की बॉडी और उसके एब्स देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मनी मन सोचने लगती है। येचेन के पास एक्चुअली एब्स हैं। इसी मोमेंट पर वो शर्माते हुए रिग्रेट फील करती है और सोचती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गर्मियों में इसे घर पर बिना शर्ट के रहने देती। लेकिन येचेन उसके इस रिएक्शन को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली पूछता है, तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या? येचेन की आवाज़ सुनकर जिया याओ होश में आती है और अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए तुरंत टॉपिक बदल देती है। वो सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए पूछती है, येचेन, क्या तुमने मेरी ग्रैंडमा की रिचर्ड मिले वॉच चुराई है? येचेन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, कौन सी रिचर्ड मिले वॉच? जिया याओ को लगता है वो नाटक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में कहती है, अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? मेरी ग्रैंडमा के घर से 5 मिलियन की वॉच गायब है और वो पक्का तुमने ही ली होगी, वरना तुम्हारे पास 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने के पैसे कहां से आए? इतनी महंगी जगह तो मैंने आज तक नहीं रुका। येचेन उसकी बकवास सुनकर मन ही मन सोचता है कि ये वोंग फैमिली के लोग वाकई में अलग ही नमूने हैं। अच्छे कामों का क्रेडिट खुद ले लेते हैं और जब बदनामी की बारी आती है तो सारा ब्लेम मुझ पर डाल देते हैं। ये सोचकर येचेन जवाब देता है, मिस वोंग, मैंने आज तक तुम्हारी वोंग फैमिली से एक सुई या धागा तक नहीं लिया, तो वॉच चुराने की बात तो बहुत दूर की है। प्लीज अब यहां से जाओ। और जैसे ही येचेन ने उसे मिस वोंग कहकर बुलाया, जिया याओ को जैसे करंट लग गया। वो शॉक होकर उसे देखती रह जाती है और सोचती है, मिस वोंग, इसने मुझे पहले कभी ऐसे नहीं बुलाया। उसको पुराने दिन याद आने लगते हैं जब येचेन उसे हमेशा प्यार से माई लेडी वाइफ या गॉडेस कहकर बुलाता था और अपनी सैलरी मिलने पर उसे बाहर खाने पर ले जाने की बात करता था। ये रिजेक्शन और फॉर्मेलिटी जिया याओ को गुस्सा दिला देती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम मुझे भगाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हारे रूम में कोई औरत है? लेकिन येचेन को अब उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचता है कि ये औरत दिमागी रूप से बीमार हो चुकी है। वो ठंडे दिमाग से कहता है, अंदर कोई औरत है या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा डिवोर्स हो चुका है। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। ये सुनते ही जिया याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचती है कि येचेन की हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की। वो अपना फोन निकालती है और धमकी देते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें एक मौका देने आई थी कि घर चलो, अपनी गलती मानो और ग्रैंडमा की सजा एक्सेप्ट कर लो ताकि ये मैटर यहीं खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि तुम्हें इस मौके की कदर नहीं है तो अब मैं पुलिस रिपोर्ट करूंगी। वो तुरंत कॉल लगाते हुए चिल्लाती है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। 5 मिलियन की चोरी के लिए तुम्हें 15 साल से ज्यादा की जेल होगी। लेकिन येचेन उसकी धमकियों पर ध्यान दिए बिना दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही जिया याओ बाहर से चिल्लाती रह जाती है, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद। पर तब तक दरवाजा लॉक हो चुका था। रूम के अंदर येचेन शांति से अपने बाल ड्राई कर रहा होता है और मिरर में देखकर खुद पर ही हंसता है। वो सोचता है, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे प्यार करता था, उसने हमेशा मुझे बात बात पर घुटने टिकवाए और माफी मंगवाई। आखिर किसी को पसंद करने का मतलब ये क्यों होता है कि इंसान इतना गिर जाए? बाहर अभी भी जिया याओ दरवाजा पीट रही होती है और चीख रही होती है, येचेन, दरवाजा खोलो, मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब बस जेल जाने का इंतजार करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ओल्ड मैडम वैंग को जब पता चलता है कि जिया याओ ने पुलिस को कॉल किया है तो वो भड़क जाती हैं। वो पूछती हैं, क्या जिया याओ ने पुलिस को बुला लिया? तभी जिया याओ की मां तुरंत अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए कहती है, मॉम, येचेन पक्का कोऑपरेट नहीं कर रहा होगा, इसलिए जिया याओ को पुलिस बुलानी पड़ी। वैसे भी येचेन अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो उसे फैमिली जस्टिस के हिसाब से हैंडल करना सही नहीं होता। उसे पुलिस बुलाने को किसने कहा था? हमारी फैमिली के मैटर्स में खुद हैंडल करना चाहती थी, किसी बाहर वाले के हवाले नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी आगे से ओल्ड मैडम वांग कहती है, छोड़ो, शायद येचेन की किस्मत में जेल में सड़ना ही लिखा है। आखिरकार इस लिव इन दामाद में हमारी फैमिली पर एक दाग ही लगाया है। करीब 10 मिनट बाद सीन वापस होटल पर शिफ्ट होता है। पुलिस वहां पहुंच चुका है और जिया याओ से पूछता है, आप मिस वैंग जिया याओ है? आपका कहना है कि येचेन ने आपकी फैमिली की 5 मिलियन की वॉच चुराई है? जिया याओ पुलिस को देखते ही पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करती है और कहती है, हाँ, येचेन हमारा लिव इन दामाद था, अभी हमारा डिवोर्स हुआ है। उसने हमारी फैमिली की वॉच चुराई और उसे बेच दिया। उन्हीं पैसों से ये इस 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में 1 हफ्ते से रुका हुआ है और तो और इसने एक हुकर को भी हायर किया है। और आगे कहती है, कॉमरेड पुलिस, जाइए और उसे अरेस्ट करके जल्दी नीचे लाइए। तभी दूसरा ऑफिसर रिसेप्शन को ऑर्डर देता है, इस येचेन को कॉल करो और कहो नीचे आए। और ये बात सुन के रिसेप्शनिस्ट डरते हुए ओके बोलती है और रूम में कॉल लगाती है। फोन की घंटी बजने लगती है लेकिन रूम के अंदर येचेन गहरी नींद में सो चुका है। फोन पर लगातार घंटी बजने के बावजूद जब येचेन कॉल नहीं उठाता तो जिया याओ का शक यकीनी में बदल जाता है। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ सोचती है, इसने फोन भी नहीं उठाया, पक्का ये गिल्टी है, इसलिए इसकी हिम्मत नहीं हो रही मुझसे बात करने की। ये देखकर वहां खड़े दोनों पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
दोनों पुलिस ऑफिसर्स एक साथ कहते हैं, तो चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। जिया याओ भी तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, चलो। और वो दोनों लिफ्ट लेकर ऊपर पहुंचते हैं और ये चन के रूम की बेल बजाते हैं। जैसे ही ये चन दरवाजा खोलता है, सामने पुलिस को देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। तभी सबसे आगे खड़ा पुलिस ऑफिसर डायरेक्टर ली अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए पूछता है, क्या आप मिस्टर ये चन हैं? मैं इस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन का डायरेक्टर हूं, मेरा सरनेम ली है। वो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है, हमें मिस वैंग जिया याओ से एक रिपोर्ट मिली है कि आपने उनकी फैमिली की 5 मिलियन की वॉच चुराई है। क्या ये सच है? ये बात सुन के ये चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मैंने वैंग फैमिली से कुछ भी नहीं लिया है। लेकिन डायरेक्टर ली को इतनी आसानी से यकीन नहीं होता। वो ये चन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और थोड़े स्केप्टिकल टोन में कहता है, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने सुना है कि आप पहले वैंग फैमिली के लिव इन सन इन लॉ थे और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पिछले 6 महीने से आप सिर्फ फूड डिलीवरी कर रहे थे। डायरेक्टर ली अपनी बात जारी रखते हुए रूम की तरफ इशारा करता है, मिस वैंग ने अभी बताया कि डिवोर्स के वक्त आपको वैंग फैमिली की प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर ये प्रेसिडेंशियल स्वीट, ये तो बहुत लग्जूरियस है। सुना है इसका किराया 1 रात का 80,000 है और आपने इसे पूरे 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। डायरेक्टर ली की आवाज में अब शक गहरा हो जाता है। अगर आपने वॉच नहीं चुराई तो ये पैसा कहाँ से आया? ये सुनकर ये चन बिना किसी देरी के पीछे घूमता है और कहता है, 1 मिनट रुको। वो अंदर जाकर कुछ पेपर्स उठा लाता है और डायरेक्टर ली के सामने रखते हुए कहता है, डायरेक्टर ली, ये हमारे हुआशेंग ग्रुप का इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं हुआशेंग ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं और साथ ही नया अपॉइंट हुआ सीईओ भी। इसके साथ ही ये चन अपनी चमचमाता हुआ बिजनेस कार्ड निकालकर उन्हें देता है और कहता है, ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड। और कार्ड को हाथ में लेते ही दोनों पुलिस ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं। वो कार्ड कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। एक ऑफिसर कार्ड को गौर से देखते हुए हैरानी से कहता है, ये बिजनेस कार्ड, इसका ब्लैक बैकग्राउंड और येलो टेक्स्ट, ये तो स्विस मेटल का बना है और इसमें डायमंड्स जड़े हैं। सिर्फ इस एक कार्ड की कीमत ही 10,000 युआन है। और दूसरा ऑफिसर तो ये मानने को ही तैयार नहीं होता। वो डायरेक्टर से धीरे से कहता है, ये कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट हो गया डायरेक्टर, कहीं ये नकली तो नहीं? ये सुनकर डायरेक्टर ली भी पूछता है, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन स्काई आई पर मिल सकती है? यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्काई आई एक कमर्शियल इंक्वायरी टूल है जो देश भर के 200 मिलियन सोशल एंटिटीज की इन्फॉर्मेशन रखता है। किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड या एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन वहां चेक की जा सकती है। और तभी ये चन भी जवाब देता है, स्काई आई के फाउंडर डॉक्टर जैंग चाओ मेरे सेकंड ब्रदर की यूनिवर्सिटी क्लासमेट है। क्योंकि मैंने अभी तक ऑफिशियली ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है और मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे पहले ढूंढ ले, इसीलिए मैंने उन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन हाइड करने को कहा था। और आगे कहता है, क्योंकि आपको स्काई आई के डेटा पर भरोसा है तो मैं उन्हें बोलकर थोड़ी देर के लिए इसे ओपन करवा देता हूँ। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और डॉक्टर जैंग को कॉल लगाता है। कॉल कनेक्ट होते ही वो बड़े ही कैजुअल टोन में बात करता है, डॉक्टर जैंग, आजकल कैसे हैं आप? बात दरअसल ये है कि युनजू के पुलिस कॉमरेड्स स्काई आई पर मेरा डेटा देखना चाहते हैं। मेरी प्रोफाइल बस 10 मिनट के लिए ओपन कर दीजिए। फिर ये चन फोन रखते हुए कहता है, ठीक है, अब आप स्काई आई पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों ऑफिसर्स तुरंत अपने फोन पर हुआशिंग ग्रुप सर्च करते हैं। जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, ये चेन हुआशिंग ग्रुप सीईओ। लेकिन डायरेक्टर ली अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो हैरानी और शक के बीच कहता है, क्या ये किसी हैकर का काम हो सकता है? अब ये चेन को लगता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और आगे कहता है, मैं ओरिजिनली अपनी दौलत का शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। वो अपना फोन निकालता है और बैंकिंग ऐप खोलकर उनके चेहरे के सामने कर देता है, ये रही मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, खुद देख लीजिए। और ऑफिसर ने जैसे ही ट्रांजैक्शन डिटेल पर नजर डाली, उनके तो होश ही उड़ गए। 5,60,000 का खर्चा तो एक तरफ था, लेकिन जब उनकी नजर नीचे अवेलेबल बैलेंस पर गई तो वो दोनों शॉक रह गए, क्योंकि वो अमाउंट 10 बिलियन से भी ज्यादा था। और इतने जीरो देखकर ऑफिसर्स को समझ आ गया कि वो किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर से डील कर रहे हैं। और वो हकलाते हुए जोर से चिल्लाता है, ये तो 10 बिलियन है। और गाइस, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय।